अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेटिनल वेन ऑक्लूजन। अच्छा, रेटिनल वेन ऑक्लूजन में ना हमारे पास बहुत सी चीज़ें आती हैं। उसमें हमारे पास सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन भी आती है, उसमें हमारे पास जनाब हेमी रेटिनल वेन ऑक्लूजन भी आती है, उसमें हमारे पास ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन भी आती है। तो रेटिनल वेन ऑक्लूजन एक बड़ा टॉपिक है। फिर अकॉर्डिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वेन या उसकी ब्रांच फिर हम उसको फर्दर डिवाइड करते हैं। ठीक, अच्छा, कोई भी हो, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो ब्रांच हो, चाहे वो हेमी रेटिनल हो, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रेटिना के अगर हम स्ट्रक्चर एक फंडस पिक्चर बनाएं और ये डिस्क रही, ये आर्टरी एंड वेन जा रही, तो आर्टरी के साथ साथ वेन भी जारी होती है। समझे, ये आर्टरी है और जनाब साथ में ये वेन जा रही है। वेन क्या होती है? ज़्यादा मोटी होती है, डिस्टेंसिबल होती है। आर्टरी और वेन में हम अगर हिस्टोपैथोलॉजिकल बात देखना चाहें, हिस्टोलॉजी वाइज देखना चाहें, तो आर्टरी जो होती है वो इतनी एक्सपेंड नहीं हो पाती जितनी वेन एक्सपेंड हो पाती है। ठीक है, इसीलिए आपने सुना होगा वो जो हमारे पास वो जो कैपेट मेड्यूसे वगैरह होता था, पेट पे एकदम से डायरेक्टेड वेन बन जाती थी। फिर इसके अलावा क्या होता है, फौजियों में होता है कि पैर पे जो है वो वेन्स डायलेटेड होने शुरू हो जाती हैं। तो जो भी वेन्स होंगी उनमें ये अल्लाह ताला ने कैपेबिलिटी दी हुई होती है कि वो डिस्टेंट, वो फैल सकती हैं, वो एक्सपेंड हो सकती हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और जो भी वेन ऑक्लूजन हम पढ़ेंगे, जो भी वेन ऑक्लूजन पढ़ेंगे, उसकी मिसाल ऐसे रखिएगा कि जैसे मैं गार्डन के अंदर या बाग के अंदर एक पाइप लगा हुआ है और मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। तो होता क्या है कि जब मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरा जो पानी की धार है जनाब, मिसाल के तौर पे पाइप से जो निकल रहा है वो गिर रही है 2 फुट दूर सपोज, और मुझे जनाब करना है कि मैं यहीं से खड़े खड़े दीवार पर लगे हुए पौधों को पानी डाल दूँ, तो मैं एकदम क्या करता हूँ, उसका ल्यूमन, वेन का ल्यूमन कह लीजिए, या उस पाइप का ल्यूमन जो है उसको पतला करने की कोशिश करता हूँ। उसको मैं एक तरफ से दबा देता हूँ, उसके आगे अंगूठा रख देता हूँ। तो क्या होता है, पानी दूर जाता है, फोर्स से जाता है, प्रेशर से जाता है। जब कभी मैं उसका ल्यूमन साइज, पाइप का ल्यूमन छोटा कर दूंगा, चाहे उसको पकड़ लूँ, चाहे उसके आगे अंगूठा रख दूँ, चाहे उसको मैं दबा दूँ आगे से, तो उसमें मौजूद पानी का या ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, वो पानी दूर तक जाएगा। अल्टीमेटली अगर मैं बिल्कुल उसको बंद कर दूंगा तो क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जहां से पानी की पाइप लगी हुई है या पाइप लगा हुआ है, वो पाइप वहां से फट जाएगा। ये बात दोनों ज़हन में रखिएगा। एक, अगर कहीं ना कहीं ल्यूमन छोटा होता है या उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है या मिसाल के तौर पर उसमें फाइब्रोसिस हो जाए किसी भी तरीके से, तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा पहले, और दूसरी बात क्या होगा, पीछे से वो जो पाइप लगा हुआ था जहां से, वो फट जाएगा। ठीक है, अब सपोज हमारे पास अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हमारे पास, नॉर्मली एनाटॉमी क्या होती है, ये हमारे पास ऑप्टिक नर्व हेड है, यहां से जनाब वेन निकली। आइडियल स्पीकिंग मुझे वेन ब्लू से बनानी चाहिए थी, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है वो ब्लू वेन होती है, रेड आर्टरी होती है। खैर, तो ये ब्लू जो आपके पास जा रही है, ये वेन जा रही, सही। अगर तो ऑब्स्ट्रक्शन यहां पर है, दैट इज एट द ऑप्टिक नर्व हेड, तो यहां को जो ऑब्स्ट्रक्शन होगी उसको हम कहेंगे सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। ठीक है, और अगर सपोज इस ब्रांच में यहां पे वेन ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, किसी ना किसी एथेरोस्क्लेरोसिस से हो गई, ठीक है, या किसी थ्रोम्बस से हो गई, किसी भी तरीके से वो यहां ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, ठीक है, तो याद रखिए कि जो बेसिकली वेन का काम क्या है, वेन का काम है कि ब्लड को यहां लेके आना। आर्टरी का काम है कि जनाब, वो रेड वाला मार्क बड़ा कम आता है इसलिए मैं इससे बना रहा हूं, आर्टरी का काम है कि ब्लड को यहां से लेके जाना। तो अगर सपोज वेन यहां ऑब्स्ट्रक्ट हुई है, तो इस वेन ने तो यहां का ड्रेन करना था ना, तो ये पूरा एरिया जो है ये अफेक्टेड होगा। क्या अफेक्टेड होगा, वो बात की बात है। पहले तो हम ये देखें कि जनाब ऑब्स्ट्रक्शन कहां पर है, फीचर कहां पे होगा। अगर यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है, अगेन सेइंग इट कि भाई अगर वेन हमारे पास ये जा रही है और इसने इस पूरे एरिया को ड्रेन करना था, और किसी ब्रांच में थ्रोम्बस आ गया, स्क्लेरोसिस हो गई, हार्डनिंग हो गई, ल्यूमन छोटा हो गया, तो जो एरिया उसको ड्रेन करा था, अब ये वही वाली बात है कि पीछे से एकदम से पाइप फट जाएगा और जनाब पानी बाहर निकल आएगा। वो क्या निकलेगा, बात की बात। देन अगर सारी वेन्स यहां से पूरी जगह से वेन्स आ रही हैं और ऑप्टिक नर्व हेड में आ रही हैं, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन यहां पर है तो क्या होगा, फिर सारी वेन्स जो हैं उनमें से पानी निकलना या ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। तो सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन यहां पे हो गई, यानी ऑप्टिक नर्व हेड पे हो गई। ब्रांच रेटिनल वेन कहीं भी, यहां भी हो सकती है, 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 कहीं भी हो सकती है। ठीक है, तीसरी चीज हमारे पास क्या होती है, ये हो गई जनाब ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन। तीसरी चीज क्या होती है कि ऊपर का रेटिना और नीचे का रेटिना, ठीक है, अलग अलग तरीके से जनाब ड्रेन हो रहा है। सपोज
ये नीचे का रेटिना ड्रेन करने की वेन है, जो सारी जमा होकर एक जमा हो जाएंगी, और ये ऊपर से आएंगी एक जमा हो जाएंगी, और फिर दोनों मिलके एक वेन बनाएंगी। जैसे क्या होता है, ये बहुत सारी वेन्स आ रही, ये आ रही बहुत सारी वेन्स, इन्होंने मिलके एक वेन बना ली, ठीक, फिर इन्होंने मिलके एक वेन बना ली, उसके बाद जनाब क्या हुआ, इन दोनों ने मिलके एक वेन बना ली। तो समझ लें ये है जनाब सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। समझ लीजिए ये इनमें से किसी की ब्लॉकेज होगी, ये क्या हो जाएगी, ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन, बट स्टिल वी हैव दिस एरिया, दिस वन और दिस वन। समझें यही पूरा स्ट्रक्चर यहां पर है। तो अगर ये ब्लॉक हो गई तो हाफ 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 हाफ, चाहे ये ब्लॉक हो चाहे ये ब्लॉक हो, तो हाफ ऑफ रेटिना इज इन्वॉल्व, और हाफ को हम क्या कहते हैं, हेमी, पूछना है ना, हेमी एनोपिया है, हेमी एनोप्सिया, और सारी से हेमी मीन्स हाफ। तो अगर तो नीचे की या ऊपर की आने वाली वेन जो मिल के सेंट्रल रेटिनल वेन बना रही है, उनमें से कोई एक ब्लॉक हो गई, तो फिर क्या होगा, नीचे की हुई तो पूरे सारे फीचर्स हमें नीचे मिलेंगे, तो दैट इज नोन एज इंफीरियर। अगर ऊपर वाली ब्लॉक हो जाती तो हम कहते हैं सुपीरियर, हेमी रेटिनल वेन ऑक्लूजन, तो दैट वुड बी हेमी रेटिनल वेन ऑक्लूजन। ठीक है, तो इनका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, BRVO फॉर ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन, CRVO फॉर सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन, HRVO यानी हेमी रेटिनल वेन ऑक्लूजन। तो जनाब ये आपके पास सबसे पहले समझ में आ गई कि हाँ ठीक है, हमारे पास रेटिना है, रेटिना के अंदर से आर्टरी जो है वो आ रही है, और वेन जो है वो पूरे रेटिना को ड्रेन कर रही है। अच्छा, अब वेन जो है वो जनाब क्या होगा, छोटे छोटे एरियाज को ड्रेन करती हुई आ रही है। जब वो छोटे छोटे एरियाज को ड्रेन करती हुई आ रही है, तो अगर एक वेन ब्लॉक होगी तो जनाब क्या होगा, उस स्पेसिफिक एरिया की ब्लॉकेज हो जाएगी, उसको ब्रांच कह देंगे। अगर हाफ ऑफ इन्वॉल्व हो गई तो उसको हेमी कह देंगे, सेंटर इन्वॉल्व हो गई तो सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन कह देंगे। अब मैं डायरेक्ट ब्लू से वेन ही बना रहा हूं, ठीक है। ये डिस्क हो गई जनाब, ये ऑप्टिक नर्व हेड हो गया। इसमें जो पूरा प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सपोज ये हमारे पास वेन जा रही, सही, मैंने जनाब इसको बंद कर दिया, किसी ना किसी से ल्यूमेन बंद हो गया। कैसे बंद हो सकता है ल्यूमेन, या तो जनाब कोई ना कोई प्लेटलेट आके यहां जमा हो गया, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बस। ये आप लोग पैथोलॉजी में पढ़ के आए हैं, थ्रोम्बस यू आएगा, ठीक है। या कहीं से घूमता घुमाता प्लेटलेट का गुच्छा आके फंस गया, उसको क्या कहेंगे, एम्बोलिज्म, ठीक है। या क्या हुआ जनाब, यहां पर थिकनिंग ऑफ वेसल्स हुई, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। और एक चीज क्या होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस। ये दोनों अलग अलग है ना, ठीक है। स्क्लेरोसिस समझ जाएगा, इंग्लिश क्या है इसकी। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या है और एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो है वो फाइब्रस टिश्यू की प्रोलिफरेशन होने से हो रही है, ठीक है। और एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, वहां पर फैट के जमा होने से हो रही है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो होती है वो होती है ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन में, ठीक है। और एथेरोस्क्लेरोसिस जो होती है वो होती है सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन में। ये एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लीजिएगा। अब सपोज हमारे पास जनाब एक वेन जा रही थी, उसका मुंह किसी ना किसी तरीके से बंद हो गया। अब क्या होगा, जब मुंह बंद होगा अंदर का, तो जनाब एंडोथीलियम जो लेयर्स होती हैं इसके अंदर, सबसे अंदर की लेयर होती है, वो डैमेज होगी। जब वो डैमेज होगी तो अब ब्लड के बाहर निकलने का चांस बढ़ जाएगा। तो पहले क्या होगा, एडीमा होगा, ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो पूरा का पूरा ब्लड निकल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि जनाब हमारे पास जो वेन है, हम जब भी उसको वेन को मुंह बंद करते हैं, उसके अंदर का प्रेशर बढ़ाते हैं, तो वेन के मुतालिक हमने क्या बताया, इट्स अ डिस्टेंडेबल स्ट्रक्चर एंड एक्सपेंड कर सकती है। तो उसमें टॉर्चुओसिटी यानी वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल वेन ऐसी है लेकिन वो कैसी हो जाएगी, यूं, ठीक है। तो डायलेट हुई, पहले डायलेट हुई और फिर उसमें वेवी पैटर्न आ गया, उसको टॉर्चुओसिटी कहते हैं, ठीक। तो यानी पहला स्ट्रक्चर क्या आ सकता है, तो हमारे पास पहला स्ट्रक्चर क्या आ सकता है, अगर कहीं ना कहीं वेन ऑब्स्ट्रक्ट हुई, ईदर ब्रांच, ईदर हेमी, ईदर जनाब आपका सेंट्रल, कोई भी, तो डायलिटेशन एंड टॉर्चुओसिटी, ठीक है जनाब, यार इसमें आ रहा है। सेकंड बात क्या होगी, जब यहां पर जनाब डायलिटेशन टॉर्चुओसिटी के प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ने से क्या निकला बाहर, ब्लड,
तो सेकंड पॉइंट क्या होगा भाई, हैमरेज। ठीक है, अब ये देखिए कि हमारे पास डिपेंड करता है कि वो रेटिनल वेन ऑक्लूजन की कौन सी टाइप है। अगर जनाब ये वाली वेन ऑब्स्ट्रक्ट हुई है, ठीक है, तो क्या होगा, जितनी वेन इसको मतलब इसको आके जमा करके दे रही थी ब्लड और वो लेके ड्रेन हो रही थी, तो इससे इसको हम प्रॉक्सिमल कहेंगे, क्योंकि ये हो गया ना, तो इससे पूरा पोर्शन, इसका पूरा पोर्शन जो होता है वो सारा का सारा यहां पे ब्लड 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 होगा। आर्टरी के लिए वो डिस्टिल हो जाएगा, और वेन क्योंकि यहां आ रही है, क्योंकि वेन की डेस्टिनी क्या है ये, तो इसका ये डिस्टिल हो जाएगा। आप याद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं एक ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो यहां पर हैमरेज आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया हैमरेज। तीसरा क्या होगा, देखिए तीसरा होगा या तो हेमी रेटिनल वेन में या ब्रांच में। यूजुअली सेंट्रल रेटिनल वेन में इतना नहीं होता। वो क्या होते हैं, एक्सुडेट्स। एक्सुडेट्स क्या होते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जहां पे एडिमा बनता है वहां पर नॉर्मल रेटिना ये रहा और एबनॉर्मल रेटिना ये रहा। एट द जंक्शन ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल रेटिना वहां पर छोटे छोटे एक्सुडेट्स बन जाते हैं। बट यूजुअली एक्सुडेट्स जो होते हैं वो अर्ली फीचर में नहीं आते, लेट फीचर में आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फिर भी हम इसको लिख सकते हैं कि सर एक्सुडेट मिलते हैं। उसके बाद क्या मिलता है जनाब, वहां पे अब जब ब्लड वहां जमा होना शुरू होता है, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा स्ट्रोक जो ब्रेन में होता है वो 2 किस्म का होता है, या इस्केमिक होता है या हेमरेजिक होता है। लेकिन अगर ब्लड निकलता भी है कहीं पर, सपोज मैं एक कमरे में बैठा हूं, यहाँ पे 100 लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर जनाब कुछ सीपेज, कुछ लीकेज होनी शुरू है, सीमेंट लीक करना शुरू कर जाए, तो वो लोग जो 100 आराम से बैठे हुए थे उनमें आपस में स्पेस कम हो जाएगी। जब स्पेस कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से रेटिना के टिश्यूज भी आपस में, अगर वहां पे फ्लूइड निकलना शुरू हो जाएगा तो वो टिश्यूज कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। सपोज ऐसे सेल पड़े हुए थे खुल के आराम से, अब यहाँ पे पानी निकलना शुरू हो गया, ब्लड आने शुरू हो गया, अब ये सेल क्या हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। ये नर्व फाइबर लेयर है बेसिकली, ये कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। कॉम्पैक्ट होने का मतलब क्या है, इसमें स्कीमिया हो जाएगा। ठीक है, और स्कीमिया का अर्ली फीचर क्या होता है, कॉटन वूल स्पॉट। ठीक है, तो चौथा पॉइंट क्या होगा, कॉटन वूल स्पॉट हो जाएगा। ठीक, अगर यही स्कीमिया परसिस्ट करता है तो अल्टीमेटली क्या बन जाएंगी, न्यू वैस्कुलराइजेशन। ठीक है, और हमने डायबिटीज में पढ़ा था कि न्यू वैस्कुलराइजेशन डिपेंड करती है कि आंख के किस एरिया में है। यहां होगी उसको एनवीडी कहेंगे, या डिस्क से विद इन 1 डिस्क डायमीटर होगी तो भी उसको एनवीडी ही कहेंगे। तो इसका इतना बड़ा एरिया हो गया। ठीक, इसके अलावा जो होगा वो न्यू वेसल्स एल्सवेयर हो जाएगा। और अगर यहां बनने की कहीं जगह नहीं है, सारा एरिया डेड हुआ है, तो फिर कहां बनती है, आइरिस पे। जो हमने तस्वीर बनाया अगर साइड की, ये कॉर्निया रहा, ये आइरिस रहा, ये लेंस रहा, तो यहां पर न्यू वेसल्स बन जाएंगी। इसको हम कहते हैं NVIs, जो हमने पहले डायबिटीज में पढ़ी थी, न्यू वेसल्स ऑन आइरिस या एट आइरिस। ये मिलती हैं हमें सिर्फ और सिर्फ यूजुअली बेसिकली सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन, क्योंकि ये बंद हो गई है। अब इस पूरे एरिया में स्कीमिया हो गया है और उसके बाद जनाब कहीं न्यू वेसल्स बनने की जगह ही नहीं है, तो फिर वो आइरिस पे जाके बनाएगी। ये वो फीचर्स हैं, यानी डायलिटेशन एंड टॉर्चुओसिटी। उसके बाद हैमरेजेस आते हैं, फिर जनाब एडिमा आता है, एक्सुडेट्स बनते हैं, कॉटन वूल स्पॉट्स होता है, न्यू वैस्कुलराइजेशन होती है। ये वो फीचर्स हैं जो डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ रेटिनल वेन ऑक्लूजन, कि ये हेमी है कि ब्रांच है और जनाब या सेंट्रल है, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सपोज मैं एक बात करता हूँ, ब्रांच रेटिनल वेन तो सेगमेंटल होगी, एक खास एरिया में होगा। हेमी होगा तो हाफ होगा, चाहे वो सुपीरियर हो चाहे वो इंफीरियर हो। सेंट्रल होगा इन ऑल 4 क्वाड्रेंट ऑफ रेटिना। ठीक है ना, अब हम ये देखते हैं कि अगर एक पेशेंट को रेटिनल वेन ऑक्लूजन हुआ है, ठीक है, तो इसके पास फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर होता है, ग्लोकोमा होता है, डायबिटीज़ होती है, हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया होता है और पॉलीसेथीमिया है। कोई भी कंडीशन जो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ा दे, पॉलीसेथीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ये सारे इसके बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस में कराते हैं। उसका एक फॉर्मूला याद रखिए, बेस्ट क्लू। ये नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है, बेस्ट क्लू। इसके बाद हाई-फाई इन्वेस्टिगेशंस भी हैं, उसका भी एक फॉर्मूला, लेकिन वो छोड़ दें। आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अगर आप ये बता देते हैं तो दैट्स मोर देन इनफ। इसमें क्या क्या टेस्ट आते हैं, ब्लड प्रेशर, E फॉर ESR,
S फॉर शुगर मतलब ब्लड शुगर, T फॉर थायराइड प्रोफाइल, C फॉर CBC करा लीजिए, ठीक है, L फॉर लिपिड प्रोफाइल, U फॉर UCE, E फॉर ECG या प्लाज्मा इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि थैलेसीमिया में भी हो सकता है ये, ठीक है। ये इसकी 8 जो इन्वेस्टिगेशन है ये तो आपने ज़हन में रखनी है। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे हो गया, उसके अलावा जनाब उसका और फॉर्मूला होता है, HIV के टेस्ट होते हैं, लेकिन आपने वो सारे नहीं, फिलहाल आप ये 8 भी याद रखें एग्जाम में बताने के लिए, तो दे आर मोर देन इनफ। तो ये सारे कॉजेज भी हो गए, ये सारे रिस्क फैक्टर भी हो गए, ये सारी इन्वेस्टिगेशन भी हो गई, सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन। ऑकुलर इन्वेस्टिगेशन की बात मैं नहीं कर रहा, उसकी फिर अलग होती हैं। तो ये वो फैक्टर्स थे कि जिनसे ये हो सकता है रेटिनल वेन ऑक्लूजन। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई पेशेंट जो है उसको क्या क्या ख़तरा हो सकता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो ये हमारे पास सपोज दोबारा से बता रहा हूँ मैं आपको, ये वेन आ रही, ठीक है, ये मैक्यूला रहा, फोविया इनफैक्ट मैक्यूला तो इतना बड़ा होगा 5.5 मिलीमीटर का। खैर, अब अगर यहाँ कहीं की वेन ऑब्स्ट्रक्ट हुई है, यहाँ ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, तो यहाँ पे क्या हुआ जनाब, छोटे छोटे हेमरेज आने शुरू हो गए, कॉटन वूल स्पॉट्स आने शुरू हो गए और सारी चीज़ें शुरू हो गई। तो पेशेंट यूजुअली कोई कंप्लेन नहीं करेगा क्योंकि उसकी विजन ही अफेक्टेड नहीं हुई। लेकिन यही चीज़ अगर यहाँ हो जाती है और मैक्यूला इन्वॉल्व हो जाता है, तो बिकॉज ऑफ edema which is known as macular edema, patient can complain of decreased vision. तो one of the complication of retinal vein occlusion is macular edema. Second complication क्या हो सकती है, जब बहुत देर तक ब्लड वहाँ निकलता रहेगा वहाँ से और वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन रहेगी, अल्टीमेटली हमने कहा कि हमारे पास क्या बन जाता है, स्कीमिया हो जाती है, जिसमें कॉटन वूल स्पॉट शुरू में बनते हैं और बाद में जनाब न्यू वैस्कुलराइजेशन होती है। अब वो न्यू वैस्कुलराइजेशन हो सकती है NVE हो या NVD हो या NVI हो। तो ये आपके पास दो चीज़ें हैं, इधर मैकुलर एडिमा, मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, मैकुलर एडिमा, और दूसरी क्या होगी, न्यू वैस्कुलराइजेशन। अब वट एवर ट्रीटमेंट वी आर डूइंग वी हैव टू फोकस दीज टू थिंग्स। अगर मैं मैकुलर एडिमा की बात कर रहा हूं ओवर हियर, तो फिर मैकुलर एडिमा में क्या क्या ट्रीटमेंट आ सकती हैं। नंबर 1 ट्रीटमेंट इंट्राविट्रल एंटी वेजेफ। एंटी वेजेफ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो न्यू वेसल्स को जो है वो रिग्रेस करवाएगा, वो फ्लूइड लीकेज को भी कम करता है, वो हाइपर परमिएबिलिटी को भी कम करता है, ठीक है। एंटी वेजेफ दे सकते हैं आप। उसके बाद क्या हो सकता है, इंट्राविट्रल स्टेरॉइड भी दिए जा सकते हैं पेशेंट को, ठीक है, ट्राइमेथैसोलिन एसिटिनोइड वो भी दे सकते हैं पेशेंट को, या डेक्सामेथासोन के इम्प्लांट होते हैं वो भी लगा सकते हैं पेशेंट को। तो आपने से बताना है इंट्राविट्रल एंटीवेजेफ, इंट्राविट्रल स्टेरॉइड, और इसके अलावा लेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास माइक्रो पल्स डायोड लेजर कहते हैं इसको, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ लेजर याद रखना है और आप बोलेंगे फोकल लेजर, क्यों, क्योंकि मिसाल के तौर पे हेमरेजेस हुआ तो इसमें हम जो लेजर करते हैं वो इस पैटर्न में करते हैं, इसको हम कहते हैं मॉडिफाइड ग्रिड पैटर्न। बस ये नाम याद रखिएगा सर, यस वी कैन डू लेजर फॉर रिजॉल्विंग ऑफ मैकुलर एडिमा। तो ये 3 ट्रीटमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि टॉपिकल यानी आंख में डालने वाली दवा क्या दोगे, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आजकल नहीं, अब तो काफी अरसे से आ रही है, वो होती है नेपाफिनेक। ये आई ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप नेपाफिनेक, ये आप पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन ये यूजुअली इनके बनिस्बत तो ये बेचारी 4-5% काम करेगी जो ये काम करेंगे, लेकिन जस्ट टू कहना चाहिए कि फॉर रिमेंबरिंग एन एग्जाम वो आप कह सकते हैं हाँ सर नेपाफिनेक देते हैं, कुछ ना कुछ ऑगमेंट कर देती है काम को। खैर, दैट वाज अबाउट मैकुलर एडिमा। नाउ कम्स न्यू वैस्कुलराइजेशन। न्यू वैस्कुलराइजेशन के बेटे 2 ही ट्रीटमेंट हैं, या तो हम देते हैं इसमें वही एंटी वेजेफ जो हम कहाँ देंगे, इंट्राविट्रल, और या हम क्या करेंगे जनाब, लेजर फोटो कोआगुलेशन। याद रखिए लेजर एक ऐसा नाम है, जैसे आप मुझसे पूछो घर में क्या पका है, मैं कहूं जनाब चावल पके। अब व्हाट डज चावल मीन, इट कुड बी पुलाव, इट कुड बी बिरयानी, इट कुड बी क्या ना फ्राइड राइस, इट कुड बी अफगानी पुलाव, एनीथिंग, ठीक है ना। तो राइस का मतलब ये नहीं कि मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि मैं कौन सी डिश बना रहा हूं। इस तरह से लेजर बहुत सी लेजर्स टाइप आती हैं, एग्जामर लेजर भी आती है, फेम्टो लेजर भी आती है, और बहुत से किस्म के लेजर होते हैं। लेकिन हमें इस वक्त क्या याद रखना है, हमें
यहाँ के लिए माइक्रोपल्स डायोड लेज़र और यहाँ के लिए लेज़र फोटो कोआगुलेशन जिसे हम ग्रीन लेज़र भी कहते हैं। ठीक है, इस लेज़र ने क्या करना है, इस लेज़र ने उस पूरे एरिया को, मिसाल के तौर पे मैं इसमें तस्वीर में करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, अब सपोज उस पेशेंट को अगर इस एरिया में एनवीईज बनी है, ठीक है, डायबिटिक रेटिनोपैथी और रेटिनल वेन ऑक्लूजन के ट्रीटमेंट में फर्क है। डायबिटिक रेटिनोपैथी में अगर एनवीईज बनी है, अगर एनवीई बनी है, मुझे पूरे में लेजर करना होगा, दैट इज नोन एज पैन रेटिनल फोटो कोआगुलेशन। लेकिन अगर ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन में मुझे कोने पे कहीं पर एक जगह बन रही है एनवी, तो फिर मुझे पूरे रेटिना को बर्न नहीं करना, मुझे करना है सेक्टोरल लेजर। सेक्टोरल मींस एक खास एरिया में, उस खास सेक्टर के अंदर सेक्टोरल लेजर, मुझे सिर्फ इस एरिया में बर्न करना है। तो याद रखिएगा, इन रेटिनल वेन ऑक्लूजन, इफ इट्स ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन, एनवीईज अकर इन वन एरिया, आई हैव टू डू लेजर, बट दैट लेजर हैज टू बी इन वन सेगमेंट, वन सेक्टर। दिस इज नोन एज सेक्टोरल लेजर फोटो कोआगुलेशन। अगर मेरे पास ज़्यादा वेजल्स हैं तो मुझे उस एरिया को करना पड़ेगा। अगर CRVO बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है नॉन स्केमिक, ये बताना था मैं भूल गया, सॉरी, एक होता है स्केमिक। ठीक है, स्केमिक में क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंशिएशन मैं आपको बताता हूं। नॉन स्केमिक जो होता है उसमें एनवीईज नहीं बनती स्केमिक में है। ठीक है, स्केमिक CRVO में अगर सारी जगह आपको एनवीआईज मिल रही हैं, देन यू हैव टू, या किसी भी जगह मिल रही है, और उसमें यूजुअली CRVO के अंदर जो स्केमिक एरिया होता है उसमें एनवीई तो बनती है, मगर उससे ज्यादा चांसेस होते हैं एनवीआई बनने के। एनवीआई और CRVO में एनवीआई अगर मिल गई तो हम पूरे रेटिना में लेजर करेंगे। तो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन क्या हो गई, दो, एक हमारे पास न्यू वैस्कुलराइजेशन, एक होगी मैकुलर एडीमा। मैकुलर एडीमा में एंटाईवेजफ, इंट्राविट्रल स्टेरॉइड और माइक्रोपल्स डायोड लेजर। यहां पर आएंगे हम न्यू वैस्कुलराइजेशन, दोबारा से इंट्राविट्रल, एंटाईवेजफ एंड रेटिनल फोटो कोआगुलेशन डिपेंडिंग अपॉन ब्रांच, हेमी और सेंट्रल। यहां पे ये खत्म हो जाता, लेकिन मुझे याद आया कि मैंने आपको स्केमिक और नॉन स्केमिक CRVO में इसके मतलब डिफरेंस नहीं बताया। खैर, जैसे नाम बता रहा है कि स्कीमिक और नॉन स्कीमिक, स्कीमिया मतलब कि लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई हो गया, तो दैट इज मोर डेंजरस। तो अगर हम CRVO की बात करें तो ये दो टाइप का होगा, एक होगा स्कीमिक, एक नॉन स्कीमिक। अच्छा, स्कीमिक और नॉन स्कीमिक में जैसा नाम बता रहा है कि इसकी विजन जो होगी वो बेहतर होगी, इसकी विजन जो होगी वो खराब होगी। मतलब या तो पेशेंट काउंटिंग फिंगर पे होगा या प्रोजेक्शन ऑफ लाइट पे होगा। यहाँ का पेशेंट 624, 618 ऐसा भी हो सकता है। सेकंड बात, रिलेटिव आफ्रंट प्यूपिलरी डिफेक्ट, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहा, मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये इसमें नहीं मिलेगा आपको, इसमें आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चांसेस एनवीई न्यू वेसल्स इसमें नहीं होंगी, इसमें डेफिनेटली होंगी। इसमें एनवीआईज बनने के 50% चांसेस होते हैं। अब CRVO स्कीमिक टाइप जिसमें एनवीआई बन जाए, ये बेसिकली यूजुअली 3 महीने में डेवलप होता है, 3 महीने में डेवलप होता है। अब मैं आपको यहाँ की आई की एक पिक्चर बना के दिखा रहा हूँ। ये जनाब कॉर्निया रहा, ये पीछे चली गई आंख, ये आइरिस रहा, ये लेंस रहा। अब यहाँ पर कहीं वेन ऑक्लूजन हुई है। ठीक है, जब यहाँ वेन ऑक्लूजन हुई तो एनवीआईज यहाँ बनते हैं। आपको शायद याद होगा ग्लोकोमा की क्लास हमने ली थी कि जब न्यू वेसल्स बनेंगे तो यहाँ के एंगल को बंद कर देंगे, इसको हम कहते हैं न्यू वैस्कुलर ग्लोकोमा। तो सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन स्कीमिक टाइप पे जब एनवीआईज बनती हैं उसको न्यू वैस्कुलर ग्लोकोमा कहते हैं, और इसको कहते हैं 100 डेज ग्लोकोमा। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं, यूजुअली 3 महीने बाद स्कीमिक CRVO में एनवीआईज बनते हैं, वहां पर न्यू वैस्कुलर ग्लोकोमा हो सकता है, उसको को हम कहते हैं कि जनाब 100 डेज ग्लोकोमा, और इसकी फिर अपने ग्लोकोमा वाली ट्रीटमेंट होती है। ठीक है जनाब, तो दैट वाज ऑल अबाउट रेटिनल वेन ऑक्लूजन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।